इन्हीं अधीनस्थ राजाओं ने, जो सामंत महाराज कहलाते थे, स्थानीय प्रजा से कर वसूलने के लिए तथा अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ाई में सामना करने के लिए अपना अपना प्रशासन तंत्र स्थापित किए। हाथियों, घोड़ों और पैदल सिपाहियों की सेना गठित की। 600 ईस्वी में आकर यह प्रदेश गौड़ कहलाने लगा और यहाँ हर्ष के शत्रु शशांक ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। 432 से 33 ईस्वी से लेकर लगभग 100 वर्षों तक हमें पुंड्रवर्धन भुक्ति में, जो लगभग समूचे उत्तरी बंगाल में स्थित था और अब जिसमें बांग्लादेश शामिल है, बड़ी संख्या में ताम्रपत्र मिले हैं, जिन पर भूमि के विक्रय और अनुदान अभिलिखित है। अधिकतर अनुदान पत्रों से ज्ञात होता है कि भूमि का मूल्य दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं में चुकाया जाता था, परंतु जब कभी भूमि का अनुदान धार्मिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था, तब अनुदान पाने वालों को कर नहीं लगता था। भूमि हस्तांतरण के इन अभिलेखों से पता चलता है कि ऐसे हस्तांतरणों में प्रमुख लिपिकारों, वणिकों, शिल्पियों, भूस्वामियों आदि के नाम रहते थे, जो गुप्त साम्राज्य में गवर्नरों द्वारा संचालित स्थानीय प्रशासन से संबद्ध होते थे। इन भूमि हस्तांतरण अभिलेखों से हमें न केवल विभिन्न सामाजिक समूहों और स्थानीय अधिकारियों के बारे में, अपितु कृषि के विस्तार के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें मालूम होती हैं। अधिकतर धार्मिक अनुदान के लिए खरीदी गई जमीन की प्रति गैर आबाद और इसलिए करहीन बताया गया है। जमीन से लाभ उठाने के लिए इन अनुदानों के परिणाम स्वरूप उसमें खेती होने लगी और बस्तियां बसने लगी होंगी। बंगाल का ब्रह्मपुत्र द्वारा गठित त्रिभुजाकार भाग समतट कहलाता था, जिसे 14वीं सदी में समुद्रगुप्त ने जीता था। दक्षिण पूर्वी बंगाल इसी में पड़ता है। इसका कुछ भाग आबादी वाला और मूल्यवान रहा होगा, इसीलिए तो विजेता गुप्त राजा का ध्यान इधर आकृष्ट हुआ होगा। लेकिन शायद इसके शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी नहीं हुए थे, इसलिए यहाँ न संस्कृत भाषा का प्रयोग पाते हैं और न वर्ण व्यवस्था का प्रचलन, जैसा कि उत्तरी बंगाल में पाते हैं। लगभग 525 ईस्वी से इस प्रदेश में सुसंगठित राज्य रहा है, जिसमें समतट के अतिरिक्त उसकी पश्चिमी सीमा से सटा वंग का भाग भी शामिल था। यह समतट राज्य या वंग कहलाता था। समहरदेव सहित इसके शासकों ने 6ठी सदी के उत्तरार्ध में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इस राज्य के अतिरिक्त हम 7वीं सदी में ढाका क्षेत्र में खड़ग वंश का राज्य पाते हैं। यहाँ और 2 राज्य भी पाते हैं, लोकनाथ नामक ब्राह्मण सामंत का राज्य और राठ वंश का राज्य। दोनों कुमिल्ला क्षेत्र में पड़ते हैं। दक्षिण पूर्व और मध्य बंगाल के इन सभी राजाओं ने 6ठी और 7वीं सदियों में भूमि के अनुदान पत्र जारी किए। उड़ीसा के राजाओं की भांति उन्होंने भी अग्रहारों की स्थापना की। इन अनुदान पत्रों से ज्ञात होता है कि उन इलाकों में 7वीं सदी के उत्तरार्ध में संस्कृत की शिक्षा प्रचलित थी और इसीलिए उनमें कई जटिल छंदों का प्रयोग मिलता है। साथ ही इनसे खेती के और ग्रामीण वस्तुओं के फैलाव का भी पता चलता है। बंगाल और उड़ीसा के बीच वाले सीमांत क्षेत्रों में दंड भुक्ति नाम की राजस्व और प्रशासन संबंधी इकाई बनाई गई थी। दंड का अर्थ है सजा और भुक्ति का अर्थ है भोग। अतः लगता है कि इस इकाई की स्थापना उस इलाके के जनजातीय बाशिंदों को सुधारने और सजा देने के उद्देश्य से की गई होगी। इससे जनजातीय क्षेत्रों में संस्कृत भाषा का तथा संस्कृति के अन्य तत्वों का प्रचार बढ़ा होगा। वर्धमान भुक्ति में भी ऐसा ही हुआ होगा, जिसका पता हमें 6ठी सदी में आकर चलता है। दक्षिण पूर्वी बंगाल में फरीदपुर क्षेत्र में 5 किता जमीन एक बौद्ध विहार की दी गई, जो परती थी, पानी में डूबी रहती थी और इसीलिए कर लगाने लायक नहीं थी। इसी तरह कुमिल्ला जिले में हिरणों, सुअरों, भैंसों, बाघों, सांपों आदि से भरे जंगली इलाके में बहुत सारी जमीन 200 ब्राह्मणों को दान दी गई। ये सभी उदाहरण इस बात के साक्ष्य हैं कि नए नए क्षेत्रों में जनपद निवेश और सभ्यता के प्रसारण की प्रक्रिया चालू थी। बंगाल के इतिहास में लगभग 5वीं सदी के मध्य से 2 सदियां बड़ी ही गतिशील मालूम पड़ती हैं। इस अवधि में लगभग आधे दर्जन राज्य उदित हुए, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ स्वतंत्र और कुछ सामंती। पर हर राज्य का अपना अपना विजय शिविर या सैन्य शिविर था, जिसमें पैदल, घुड़सवार, हाथी और नाव वाली टुकड़ियां रहती थीं। हर राज्य के अपने अपने कर संबंधी और प्रशासनिक जिले थे, जिनमें कर संग्रह और शांति सुव्यवस्था के लिए कर्मचारी दल रहते थे। हर राज्य युद्ध करके तथा बौद्धों और ब्राह्मणों को भूमि दान देकर अपनी सत्ता का विस्तार करता था। धार्मिक न्यासों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अंततोगत्वा उनकी देखभाल करने के लिए अग्रहारिक नाम का एक अधिकारी नियुक्त करना पड़ा। भूमिदान से ग्रामों का विस्तार हुआ और भूमि पर कई नए नए अधिकार सृजित हुए। सामान्यतया भूमि पर स्वामित्व अलग अलग परिवारों का होता था,
लेकिन भूमि की खरीद बिक्री पर ऊपरी नियंत्रण स्थानीय समितियों का रहता था, जिनमें मुख्य मुख्य शिल्पियों, वणिकों, भूमि स्वामियों तथा लिपिकारों आदि का हाथ रहता था। ये समितियां स्थानीय राजप्रतिनिधियों की मदद करती थीं, लेकिन गांव की ज़मीन की बिक्री के मामले में गांव के किसानों की सलाह ली जाती थी। लगता है कि अतीत में भूमि कबीले की या समुदाय की होती थी, इसलिए भूमि वही किसी को दे सकता था। अतः जब कोई अपनी व्यक्तिगत भूमि भी किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए देना चाहता था तो उसमें समुदाय की अनुमति लेने की प्रथा का पालन करता था। संभवतः पूर्व काल में समुदाय धार्मिक कार्यों के लिए ब्राह्मणों को भूमि देता था और सैनिक और राजनीतिक सेवाओं के लिए राजा को कर देता था। बाद में राजा ने प्रजा समुदाय से बहुत सी जमीन अपने हाथ में ले ली और अपनी सत्ता बहुत ऊंची कर ली, जिससे वह कर वसूलने में समर्थ हो गया तथा बंजर और पड़ती भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया। हर राज्य के प्रशासनिक अधिकारी लोग संस्कृत जानते थे, जो राजकाज की भाषा थी। वे पुराणों और धर्मशास्त्रों का सार जानते थे। इस प्रकार यह अवधि बड़े महत्व की रही, क्योंकि इस काल में सभ्यता फैलाने का अभियान इस क्षेत्र में खूब आगे बढ़ा। असम ब्रह्मपुत्र मैदान में पूरब से पश्चिम तक फैला कामरूप 7वीं सदी में उभर कर आगे आया, लेकिन उत्खननों से पता चलता है कि गुवाहाटी के निकट बस्तियां ईस्वी सन की 4वीं सदी में बस चुकी थी। इसी सदी में समुद्रगुप्त ने डवाक और कामरूप से कर वसूला था। डवाक शायद नवगांव जिले का भाग था और कामरूप तो निश्चय ही ब्रह्मपुत्र के मैदान का नाम था। समुद्रगुप्त ने जिन शासकों से कर वसूला था वे जनजातीय किसानों से कर वसूल कर निर्वाह करते रहे होंगे। गुवाहाटी के प्रसार अंबारी में हुए उत्खननों से प्रकट होता है कि वहाँ 6वीं और 7वीं सदी में बस्तियाँ अच्छी तरह विकसित हो चुकी थीं। इसकी पुष्टि अभिलेखों से भी होती है। 6वीं सदी के आरंभ तक लेखन कला और संस्कृत भाषा प्रचलित हो चुकी थी। कामरूप के राजाओं ने वर्मन उपाधि धारण की। यह उपाधि केवल उत्तर मध्य और पश्चिम भारत में ही नहीं फैली, अपितु बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पाई जाती है। यह उपाधि, जिसका अर्थ है कवच या जिरह बख्तर और जो योद्धा होने का प्रतीक है, मनु ने क्षत्रियों के लिए निर्धारित की है। कामरूप के राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमि दान दे देकर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। 7वीं सदी में भास्कर वर्मन ऐसे राज्य के प्रधान के रूप में खड़ा हुआ जिसका नियंत्रण ब्रह्मपुत्र मैदान के बड़े भाग पर और उसके आगे के कुछ क्षेत्रों पर भी था। यहाँ बौद्ध धर्म के भी पैर जमे हुए थे और चीनी यात्री हुआनसांग इस राज्य में घुमा था। रचनात्मक काल यद्यपि पूर्वी भारत के भिन्न भिन्न भाग भिन्न भिन्न कालों में उत्कर्ष पर पहुँचे, फिर भी 4वीं सदी से 7वीं सदी तक के काल को रचनात्मक काल कह सकते हैं। इस काल में पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में तथा बांग्लादेश के एक बड़े भाग में संस्कृत विद्या, वैदिक कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था और राज्यतंत्र फैले और विकसित हुए। गुप्त साम्राज्य में होने वाले सांस्कृतिक संपर्कों से पूर्वांचल में सभ्यता के प्रसार को बल मिला। उत्तरी बंगाल और पश्चिमोत्तर उड़ीसा पर गुप्तों का राज छाया। इस अंचल के अन्य क्षेत्रों में गुप्त साम्राज्य से संपर्क का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के अभिलेखों में गुप्त संवत का प्रयोग किया गया है। बंगाल में सामंतों ने नए नए राज्य स्थापित किए, जो हाथी, घोड़े, नाव आदि साधन भारी मात्रा में अपने सैन्य शिविरों में रखते थे। जाहिर है कि वे वेतनभोगी सेना के रखरखाव के लिए ग्रामीण समुदायों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। पहली बार हम इस अंचल में 5वीं और 6वीं सदियों में स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर लेखन, संस्कृत भाषा का प्रयोग, वर्ण भेद मूलक समाज का गठन तथा बौद्ध धर्म का प्रचलन पाते हैं। हम शैव और वैष्णव संप्रदाय के रूप में ब्राह्मण धर्म की प्रगति देखते हैं। भूमि पर सामुदायिक स्वत्व का तो अवशेष मात्र पाते हैं, परंतु जमीन के रूप में व्यक्तिगत संपत्ति का अस्तित्व पाते हैं और स्वर्ण मुद्राएं भी पाते हैं, जिनसे वह संपत्ति खरीदी जा सके। ये सभी सिद्ध करते हैं कि खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था उन्नत अवस्था में पहुंच चुकी थी। कहना न होगा कि लोहे के फाल वाले हलों से कृषि, पानी में रोपकर धान की खेती और तरह तरह के शिल्प कौशल की जानकारी इसकी आधारशिला थी। कालिदास ने वंग में होने वाली धान के बिचड़ों की रुपाई का वर्णन किया है, पर मालूम नहीं कि यह कृषि परंपरा स्थानीय थी या मगध से सीखी हुई। उत्तरी बंगाल में ऊंची किस्म की ईख उपजाई जाती थी। इन सबों से पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादन संभव हुआ, जिससे कि प्रजा और राजा दोनों का निर्वाह हो तथा गैर आबाद और विरल आबादी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों के प्रसार को बल मिला।
उस काल के राजाओं, राजवंशों और सामंतों की तथा उन पर शासन करने वाली केंद्रीय सत्ता की स्पष्ट रूपरेखा खींच पाना तो संभव नहीं है, लेकिन पूर्वांचल के दूरवर्ती प्रांतों में संस्कृति का विकास और सभ्यता का प्रकाश हुआ, इसके बारे में संदेह की गुंजाइश नहीं है। एक ओर गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो दूसरी ओर उसी समय बाहरी प्रांतों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। बहुत से ऐसे अनदेखे क्षेत्र जो संभवतः जनजातीय सरदारों के अधीन थे और विरल आबादी वाले थे, इतिहास की रोशनी में चमके। यह बात लाल मिट्टी वाले उस भूभाग पर लागू होती है जो पश्चिमी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा में तथा मध्य प्रदेश से सटे क्षेत्रों में छोटा नागपुर पठार के भीतर पड़ता है और बहुत कठिनाई से खेती करने और बसने के लायक हो सकता है। बांग्लादेश के जलोढ़ मिट्टी और भारी वर्षा वाले जंगली इलाकों के बारे में तथा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों के बारे में तो यह और भी लागू होता है।